दोस्तों हमारा ये पार्ट 3 है। सुधा का बूढ़ा बाप कूट कूट कर मर गया क्योंकि सुधा शादी न करती थी और मोहल्ले वाले तरह तरह की चुमगौड़ियाँ करते थे और सुधा का बाप अपनी बेटी को कुछ न कह सकता था क्योंकि सुधा जवान और वालिद थी और खुद मुख्तार भी थी। अब वो घर में 200 रुपये लाती थी। सुधा का बाप मर गया। उसके मरने के बाद अगले चंद सालों में सुधा के भाइयों की शादियां हो गई और वो लोग अपनी अपनी बीबियां लेकर अपनी अपनी मुलाजमतों के ठिकानों पर चले गए। फिर उसकी छोटी बहन दिजे की भी शादी हो गई। फिर उसकी माँ भी अपनी बड़ी बेटी कारोबार के गम में सुलग सुलग कर मर गई और सुधा इस गम में अकेली ही रह गई। चंद माह के बाद उसने वो घर भी छोड़ दिया और सिविल लाइन में एक ममदान मकान की दूसरी मंजिल में 2 कमरे लेकर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगी। उसके रहने के हिस्से का दरवाज़ा अलग से बाहर निकलता था और वो अपनी नकल व हरकत में मुकम्मल मुख्तार थी। अब वो 35 बरस की हो चुकी थी मगर मुश्किल से 30 बरस की मालूम होती थी। उसके होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट खेलती रहती और आंखों में खुशियों के साए नाचते रहते। वो पहले से ज़्यादा संजीदा और बावकार हो गई थी। वो स्टेशनों में भी सो गई थी। उसने बीए भी कर लिया था। उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और किताबें पढ़ने का शौक भी। अब वो खुशहाल और आरामदेह और सुकून आज में ज़िंदगी बरस रही थी। कई साल से वो अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी और माथे पर सुहाग की बिंदियां सजाती थी और लोगों को ये मालूम न था कि उसकी शादी कहाँ हुई है और कौन उसका खाविंद है, मगर लोग इतना जानते थे कि कोई उसका है जिसके बाद वो अपनी शामें गुजारती है। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते सुने गए कि वो कोई भी हो, उसकी अपनी वजह है जिनकी वजह से वो उन दोनों की शादी नहीं हुई है। मगर वो दोनों हर शाम तन्हाइयों में मिलते हैं और जब दुनिया सो जाती है और जब कोई किसी को नहीं देखता, जब चारों तरफ नींद गालिब आ जाती है, तो खुनगोदी लम्हों में कोई सुधा के यहाँ आता है और हर के दरवाज़ा खटखटाता है और खामोशी से अंदर आ जाता है। लोगों ने उसे देखा नहीं था मगर लोगों का ख्याल नहीं यही था कि सुधा से पहले, क्योंकि कुछ सुधा अब संजीदा और बावकार औरत बन चुकी थी और जिसके माथे पर सिंदूर का ये बड़ा टीका जगमगाता हो, उसे कोई क्या कह सकता है। वो शाम सुधा की 40वीं सालगिरह की शाम और भी कई वजह से सुधा को कभी नहीं भूलती। सुधा मोती को मथुरा रोड के जापानी गार्डन में ले गई थी जिस पर बाग की बजाय किसी मंजर का सुबह होता था। शफक ने चोट खाई और वक्त की तरफ अपना मुंह छुपा लिया था और रात की सांवली जुल्फे उफक कर बिखेर दी थी। हौले हौले तारे नमूनेदार होने लगे। आसुदा बहुत ही खामोश थी। मोती भी चुपचाप सा था। वो अब भी उसी तरह खूबसूरत था जैसे जवानी में था। अब भी वो हर रोज उसी ब्राउन सूट में आकर सुधा से मिलता था कि सुधा का हुक्म यही था। उसे देख कर गुमान होता था कि मोती जिंदगी के बहाव में अपने वक्त से घावना चाहिए। निशान नहीं छोड़े, सिर्फ कपाटियों पर सफ़ेद बाल आ गए जो इस सूरत को और भी बवाकबार भजी बनाते थे। और वो एक छड़ी लेकर जाता था। उसकी 50वीं सालगिरह पर खुद सुधा ने उसे तोहफे में दी थी, वरना इसके अलावा इसकी सूरत, शक्ल, किरदार और गुफ्तार में किसी तरह का फर्क न आया था। वो पहले ही था इतना हसीन, दिलकश और दिलनवाज था कि उसने देखते ही सुधा के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगती थी। इतना वक्त गुजर जाने के बाद आज भी उसे देखकर सुधा का दिल इतनी जोर जोर से धक धक धड़कने लगता है। पहले रोज मोती ने आहिस्ते से पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? एक दफ़ा इनकार करने के बाद सुधा ने हौले से कहा, तुमसे शादी नहीं की जा सकती थी, सिर्फ मोहब्बत की जा सकती थी। अब तुम ये कैसे जान सकोगे कि जिस दिन तुमने इनकार किया था उसी दिन से तुम मेरे हो गए थे? इतना जानने के लिए औरत का दिल चाहिए। मोती खामोश रहा। बहुत देर के बाद बोला, आज तो तुम 40 साल की हो चुकी हो, क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता कि तुमने मुझसे शादी नहीं की? ये सुनकर सुधा भी खामोश हो गई। इतनी देर खामोशी रही कि मोती के गुमान गुजरा कि कहीं सुधा अंदर ही अंदर रो रही हो। सुधा, उसने आहिस्ते से कहा। शना हिलाया। मैं सोच रही थी, सुधा होले से बोली, तुमसे शादी न करके क्या मैंने क्या खोया है? क्योंकि तुम हर शाम मेरे साथ होते हो, हर रात तुम्हारे साथ गुजरती है। सोचो, हम नहीं गए जहां मैंने तुम्हें बुलाया, क्या तुम वहां नहीं पहुंचे? और जिस वक्त भी बुलाया उसी वक्त तुम मेरे पास सब कुछ छोड़कर आ गए। अगर शादी का नाम रिफाकत तो वो मुझे हासिल है, फिर भी ये सोचो कि इस तवील रिफाकत में मेरा तुम्हारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें हमेशा मेहरबान और मुस्कुराते हुए पाया। साल हर साल जब हम हाथों से खातों की जरूरत हुई, उनके लम्स की गर्मी मैंने अपने जिस्म के रोए रोए में महसूस की, जिसमें तुम्हारे फूलों में जुल्फों में रहे, तुम्हारे बसे होठों पे तुम्हारी वफा मेरे दिल में। क्योंकि औरत मोहब्बत में इससे ज्यादा क्या पा सकती है? सुधा ने एक गहरी मसरत से अपने आपको मोती के बाजुओं में ढीला छोड़ दिया और फिर उसे महसूस हुआ कि मोती के 2 बाजू नहीं बल्कि 4 बाजू हैं, बल्कि सात। और वो अपने जिस्मों, जां के रग और रेशे में उसके बाजुओं को महसूस कर रही थी, उसे जो उसे भींच कर अपने सीने से लगा रहे थे। और सुधा ने अपने आप को उनके बाजुओं के सपुर्द कर दिया और अंदर ही अंदर इस तरह खुलती चली गई जैसे चांदनी के लम्ब से किला खिल जाता हो। मद्दारे तारों के झटमुट सब्ज झालरों वाले पेड़ों की ओर से चमक आता था और अब चांद उसके बालों में था, उसकी आंखों में था, उसके होठों में था, उसके दिल में था। और लहर दर लहर रही थी कि खो रवाता हुए मेरे मोतीचूर में, मेरे मोटी लड्डू, मर गई तेरे लिए। थोड़ी देर के बाद जब सुधा ने आंखें खोली तो उसका पूरा मुशर्रत गंदगी और मुझा चेहरा बता रहा था कि उसे अभी भी मोहब्बत की गई है। वो शाम, वो रात सुधा को कभी नहीं भूलेगी क्योंकि वो रात मुकम्मल थी और उन दोनों की जिंदगियां मुकम्मल थी। वो जैसे वक्त और उम्र, चांद और आरजू सब साथ एक दायरे में मुकम्मल हो जाएं और जज्बे की एक बूंद भी छलक कर बाहर जाने की मैं ज़रूरत महसूस न करे। ऐसे लम्हे कब किसी की ज़िंदगी में आते हैं और जब आते हैं तो इस तजद्दुद से अपना तसर्रुफ छोड़ जाते हैं कि इंसान महसूस करता है कि शायद अब तक जिया
ही लम्हों के लिए था। शायद कुछ इसी तरह सुधा ने लम्हे महसूस किए थे और फिर कभी इस तरह महसूस न किया हो, क्योंकि वो इस वाकया के चंद दिन बाद उसके दफ्तर का मैनेजर तब्दील हो गया और जो मैनेजर उसकी जगह आया, जो उसे सुधा सख्त नापसंद करने लगी। एक तो वो बड़ा बदसूरत था, किसी जमाने में उसका रंग गोरा जरूर रहा होगा मगर अब तो पुराने ताबे का था। पर मुसलमान शराब कोशी से नीली बारिदों का जाल सा फैला था और साथ को अपनी सुधा को अपनी मैनेजर की नहीं देखकर हमेशा गुमान होता कि ये नाक ही नहीं जंजीर है तो अभी बातें करते करते उसके सामने फट जाएगा। उसके गाल जबड़े पर लटक गए थे, आंखों के नीचे स्याह पड़ गए थे, सर के बाल उगड़ गए थे और जब वो बात करता था तो ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मेंढक किसी कमरे पमरे में बोल रहा हो। अजीब भी सी आती थी सुधा को उससे, लेकिन मुसीबत ये थी कि अब दफ्तर में इतने साल से काम करते करते वो हेड स्टेशनों बन चुकी थी और उसे दिन भर मैनेजर के कमरे में रहना पड़ता था। इससे उसे तन्हाई दोस्त होती थी, लेकिन इससे ज्यादा दोस्त उसे सोच कर होती थी कि उसने उस बदसूरत इंसान को इससे पहले भी कहीं देखा है, जैसे सूरत जनी पहचानी हो मगर कहाँ जैन हाफिजे पर जोर देने से उसकी याद ना आती थी। वो देखा होगा इस गल्ले को कनॉट पैलेस में चक्कर काटते हुए, कहीं सुधा अपने आप को गमदाते हुए कहती है मगर फिर भी कहीं भी मैंने सुधा की मेज पर रखते हुए अपने हाथों से ऐसी जुम्बिश करता है कि सुधा का जन बेचैन हो जाता है। वो सोचने लगती है कौन था वो, किससे इसकी ये हरकत मिलती है, क्या मेरे मरहूम बाप से, मेरे किसी भाई जैसे। ये हरकत मुझ कुछ याद दिलाती है मगर क्या गौर करने पर भी वो जो किसी नतीजे पर ना पहुंच सकती और फिर अपना काम करने लगती, मगर दिन भर उसके दिल में एक खालिश होती रहती थी कि फिर तारीख को जब तनख्वाह बढ़ चुकी होकर लोग अपने अपने घरों को चले गए तो मैनेजर ने सुधा को किसी काम से रोक लिया और उसे अपनी मेज के सामने कुर्सी पर बिठा लिया। फिर उसने एक कैबिनेट खोलकर उसमें से एक गिलास निकाला और बिस्की की बोतल और सोडा और पहला पैक वो गटागट चढ़ा गया। सुधा उसे हैरत से देखने लगी और गुस्से में उठकर जाने लगी। मैनेजर ने नहायत गर्मी में उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से बाज रखा और बोला, आज जब तुम्हारी तरक्की की फाइल मेरे सामने आई तो मुझे मालूम हुआ कि इस दफ्तर में सबसे पुरानी मुलाजिम तुम हो। ये बड़ी खुशी की बात हो। सुधा चुप ही रही। तुम्हारा नाम सुधा है? मैनेजर बड़ी बेचैनी से बोला। सुधा बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। इतनी दिन में मेरे साथ काम कर रहा है तो क्या मेरा ये नाम भी नहीं जानता? आखिर उसे क्या हुआ है? मेरा मतलब। मैनेजर उसके पैक का एक बड़ा घूंट पीकर बोला, तुम भी सुधा न हो जिसके बाप का नाम जीवन राम है? सुधा बड़ी तरसाइयों में बोली, हाँ मेरे बाप का नाम भी फाइल में लिखा गया है, मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? वो तकरीबन उठते बैठते बोली, बेडरूम मैनेजर से फिर उसकी मिन्नत करते हुए कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा। वो गुस्से से बोली, तुम अपने बाप के साथ मोहल्ला जिंदा में रहती थी ना? हाँ, मैं हर एक रोज तुम्हारे घर आया करता था, तुम्हें देखा करता था, तुमसे बातें भी करता। बुड्ढे मैनेजर से नाम कि अब तुम एक खूबसूरत औरत बन चुकी हो, मगर जब तुम ना ऐसी ना थी, जब तुम एक मामूली सी लड़की थी और मैंने तुम्हें देखा था, तुमसे बातें भी की थी। कब कब? सुधा बेचैनी से बोली। बुड्ढा मैनेजर देर तक सुधा को देखता रहा, आखिर आहिस्ते से बोला, मैं तुम होती हूँ सुधा? सन्नाटे में आगे मैं बड़ा बदनसीब था जो तुमसे शादी ना की, मैं तुमसे अच्छी तरह से ना देख सका, समझ ना सका। इन चंदा लम्हों में कोई क्या जान सकता है, क्योंकि हर एक सूरत जिल्द के अंदर भी तो पोशीदा रहती है। वो नौजवान था, दौलत और गौर रंग का लालची। जो बीबी मुझे मिली वो दौलत भी लाई थी और सफेद चमड़ा भी, उसके साथ एक मगरूर बदमिजाज लकनात और बेबतूल बदतमीज लाई थी। 4 सालों में मेरे बच्चे और फिर उसके बाद बनते थे और सुनता था और पीता था और दूसरी औरतों के पास जाता था। फिर जहर बीमारी का और शराब का और नाकामी का और बेहमरी का मेरा रग रग में फैल गया और मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया और बुझ गया। अब वो मेरा मर चुकी है, इसलिए मैं उसे कुछ न कहूंगा और उसे कहे हुई क्या, कसूर तो मेरा है, मेरी इन आंखों का है जो तुम्हें पहचान ना सकी। मेरी आंखों में एक हीरा देखा और पत्थर समझकर फेंक दिया। क्या तुम मुझे किसी तरफ माफ नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मुझे तो मोहब्बत भी नहीं मिली जिसके लिए सारी उम्र तरसता रहा। वो कहे जा रहा था और फटी फटी निगाहों में उसे देख रही थी और उसका जी चाहता कि वो अगर उससे कहे, अब तुम आए हो बूढ़े बदसूरत और गंजे होकर खौफनाक बीमारियों का शिकार, अब तुम मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हो, मगर मैंने तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हें दे दी और तुम्हें मालूम तक ना हुआ कि मैंने अपनी सारी जवानी तुम्हारे तसव्वुर में खो दी और जिंदगी हर बाहर तुम्हारे ख्याल में गवा दी और शबब की हर मचलती हुई आरज़ू तुम्हारी एक निगाह के लिए लुटा दी। जिंदगी भर मैं सड़कों पर अकेली चलती रही, तुम्हारे साय के साथ अंधेरे पर्कों में बैठी रही, तुम्हारे तसव्वुर के साथ मैंने खुद अपने हाथ में खर्च करके तुमसे साड़ियों के तोहफे लिए, तुम्हारा जेवर पहना, अपनी मेहनत का खून कर के सिनेमा देखा और अपने साथ की सीट खाली रखकर मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई और मुझे कोक के बच्चे में दूर ही दूर बुलाती रही और मैं किसी के पास न गई। तुम्हारे ख्याल का हिज जा बनाए अपनी कार्रवाई के 40 साल आंखें कान कर और कोहट बंद करके तुम्हारी आरजू में बिता दिए मैंने। कितनी खुश थी, कितनी मगन थी, मैंने तो तुमसे कभी ने कुछ न मांगा। शादी का फेरा, न सुहाग की रात, बच्चे की तबस्सुम, न सिर्फ एक तसव्वुर, एक झलक, एक अक्स रूह के तुमसे मुसब्बर किया लिया था और आज भी उसे भी जहन्नुम की चिता में जलाने के लिए मेरे शहर में चले आए हो। मगर सुधा मोती कुछ न कह सकी। वो पेज पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी और जब मोती ने उसका हाथ थामना चाहा तो वो गुस्से से झुंझला गई और उसका हाथ झटका दिया।
बाहर चली गई। बाहर निकल कर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मोती उसे बुलाता ही रहा, फिर वहां कर सड़क पर जा पहुंची। सड़क के अंधेरा था, मगर फिर भी बिजली की बत्तियों की इतनी रोशनी थी कि उसे आंसू देख लेते, मगर उसने किसी की परवाह न करते हुए रोते हुए आगे बढ़ गई। आसिफ अली पार्क के करीब पहुंचकर वो खिड़की, एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो पार्क के अंदर आकर किसी पेड़ के तने से टेक कर बैठ जाए, मगर फिर उसने सोचा बेशक बेसुधा ख्यालों का सजादा वहां ना आएगा, अब वो अभी भी मेरे पास ना आएगा। जब वो ये कुछ सोच रही थी तो उसने अपनी मांग की सिंदूर मिटा डाला और सुहाग बिंदिया खुरच ली। फिर पार्क की रेलिंग पर अपनी सारी चूड़ियां तोड़ डाली, इस यकीन के साथ कि वो अब सारी उम्र के लिए बेवा हो चुकी है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी हम आपको इसके माध्यम से लेकर आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।